जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा करने से पहले हम जीवों के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमने सेशन पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि आखिर हम जो सूक्ष्म जीव हैं उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर सीखेंगे कि सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से जीव आते हैं जो इनडायरेक्टली रूप से आपके जीवन में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में उनका जो है योगदान है या फिर आपको क्या कर सकते हैं, वो प्रभावित करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर हमने पहले ही रखा है जैसे जीव है ना, अगर हम जीव को देखें तो जीव में खासकर क्या होगी, किसी भी जीव में तो जीवन होगा। क्या होगा? जीवन होगा। मतलब इसमें क्या होगी? लाइफ होगा। अब यहाँ पर समझना है बेटा कि यहाँ पर जैसे दिख रहा है ना कि एक जंतु है, दूसरा क्या है? वनस्पति है। ये चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, ये विजुअल है, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रही है। लेकिन नेचर ने क्या किया है कि एक और चीज डिजाइन किया हुआ है। जैसे सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इनविजिबल होते हैं, ये दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो है उपयोग हमारे जीवन में है और कहीं ना कहीं इनका महत्व हमारे जीवन में है। आइए समझते हैं आगे। तो ये विजिबल है और ये इनविजिबल है। इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है वो सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत किया जाता है। इंग्लिश में उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का जो अध्ययन है उसके अंतर्गत तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में जाना और समझा जाता है कि उनका मानव जीवन में क्या प्रभाव है या उनके द्वारा कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं या फिर ये मानव के लिए किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं। अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर जैसे हम यहाँ इनकी बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको जंतु दिखाई दे रहा है, तो जंतु का जो अध्ययन होगा, जो जिस प्रकार जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो स्टडी की जाएगी वो किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा? वो किया जाएगा जंतु विज्ञान के अंतर्गत। जंतु विज्ञान के अंतर्गत ना, तो जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। वहीं पर अगर हम पौधों की बात करते हैं तो पौधों का जो अध्ययन किया जाएगा, प्लांट का जो अध्ययन किया जाएगा बेटा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा जिसे हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं ना। तो इसमें तमाम प्रकार के जंतु, जैसे अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं तो एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर जैसे जंतु में क्या आ गया, जैसे मानव के बारे में पढ़ना है, बंदर हो गया, गाय है, शेर है ना, इन सब का अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पौधों में तो जैसे इसमें क्या हो गया, नीम है, पीपल है, बरगद है, चाहे वो छोटे से छोटे पौधे हो चाहे बड़े से बड़े पौधे हैं, उन सब का जो अध्ययन किया जाता है, जिसके बारे में पढ़ाई की जाती है, वो है वनस्पति विज्ञान। तो यही जंतुओं में देखते हैं, छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, उनका अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन ये तो पहले से ही छोटे हैं, जबकि इनका जो अध्ययन है इनका जो अध्ययन है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब दूसरी तौर पे यहाँ देख लेते हैं। अब इधर जब हम देखते हैं बेटा तो ये सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों का मतलब हमने क्या बताया? सूक्ष्म मतलब जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों में खासकर अगर हम देखें तो अलग अलग इनको कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसी में जो है कि कुछ ऐसे जीवधारी होंगे जो सरल कोशिकीय होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अकोशिकीय होंगे। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है, अब सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना हम शुरू करते हैं ना। ये चीज समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं और इसके बारे में समझते हैं। चलिए बिना समय आपका नष्ट किए, बिना टाइम आपका वेस्ट किए देखते हैं। अब सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं तो सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो है
वो बेटा कहलाता है सूक्ष्म जैविकी। क्या कहलाता है? सूक्ष्म जैविकी कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं, तो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत मतलब कौन कौन से ऐसे जीवधारी हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं या जानते हैं। तो आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सूक्ष्म जीवों की, तो सूक्ष्म जीवों में खासकर क्या क्या आ सकता है। जैसे अगर हम यहाँ डिवाइड कर लें, जैसे यहाँ क्या क्या आ सकता है, जीवाणु है, फिर क्या है, विषाणु है ना, फिर उसके बाद क्या है, प्रोटोजोआ है ना। अब जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, फिर उसके बाद आ जाता है कवक आ जाते हैं ना, कवक आ जाते हैं। तो ये सभी सूक्ष्म जीव हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है। अगर इन जीवाणुओं को बारे में पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर विषाणु के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, फिर प्रोटोजोआ, फिर कवक। अब जीवाणु जो है, विषाणु जो है, प्रोटोजोआ क्या है, कवक क्या है, इनके बारे में हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको ले चलूंगा कोशिका की ओर, जहाँ पर हम कोशिका को जीवों के आधार पर पढ़ते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि जीवों के आधार पर कोशिका की बात करते हैं, तो जब जीवों के आधार पर कोशिका की बात करेंगे ना बच्चे, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि आपको वैसे दिखाई दे रहे हैं क्या। एक तो आप पढ़ते आए हो क्या, एक कोश की पढ़ते आए हो बेटा, एक कोश की पढ़ते आए हो, फिर दूसरा जो है पढ़ते आए हो बहुकोश की पढ़ते आए हो। ये आपका बहुकोश की हो गया। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ रही है। तो अगर जीवों के आधार पर देखेंगे तो ऐसे जीवधारी जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है, और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उन्हें हम बहुकोशिकी कहते हैं। लेकिन अब इतना ही नहीं है, इसके आगे भी है। अगर हम और बड़े कैटेगरी उसके देखते जाएंगे, तो एक आपका हो जाता है सरल कोशिकी। क्या हो जाता है? सरल कोशिकी। सरल कोशिकी आ जाता है। और अगर एक देख लेते हैं तो एक हो जाता है बेटा आपका अकोशिकी, मतलब जिनमें कोशिका पाई ही नहीं जाती है ना। तो अब जहां पर अगर हम सरल कोशिकी का एग्जाम्पल की बात करें, मतलब सॉरी, अगर हम एक कोश की एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर अमीबा जैसे प्राणी आ जाते हैं ना। अब यहाँ पर अगर सरल कोश की बात करते हैं तो इसमें जीवाणु आ जाते हैं ना। वहीं पर अगर हम अकोशिकी की बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं विषाणु आ जाते हैं, क्योंकि बेटा इसमें कोशिका नहीं होता है, ये सिर्फ न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। इसी कारण तो जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, उन्हें सजीवों और निर्जीवों के बीच की संयोजी कड़ी कही जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोश की, बहुकोश की, सरल कोश की और अकोश की। लेकिन ये तो मान लीजिए, ये तो आपका रहा कि जीवों के आधार पर था। लेकिन अगर इसी कोशिका को अगर हमें देखना है संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर देखें तो इनकी जो पूरी कैटेगरी है वो अलग अलग हो जाएगी। संरचना मतलब होता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनका बेसिस क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं संरचना के आधार पर जो मुख्यतः कोशिकाएं होती है बेटा, वो होती है, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? यूकैरियोटिक। क्या चीज होगा बेटा? यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक होगा ना। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक में आपको ना तो एक कोश की मिलेगा तो ना तो बहुकोश की मिलेगा। अब प्रोकैरियोटिक में देखते हैं तो यहाँ आपको दो चीजें मिल जाती हैं। एक आपका क्या है? सरल कोश की है, सरल कोश की है, और दूसरा क्या है? अकोश की है, अकोश की है। वहीं पर बात करते हैं यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में आपको देखने को मिलता है कि यूकैरियोटिक में देखने को क्या मिलेगा? एक तो आपका एक कोश की है, दूसरा क्या है? बहुकोश की है। क्या है? बहुकोश की है।
तो अब इनका उदाहरण अगर हम देना चाहें तो एग्जाम्पल में जैसे सरल कोशिकी में हमने दे दिया जीवाणु दे दिया, जबकि अकोशिकी में क्या हो गया, विषाणु हो गया, विषाणु हो गया। एक कोशिकी में क्या हो गया, अमीबा हमने बता दिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। बहुकोशिकी में जो विजुअल है, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे हम यहाँ शेर की बात कर लेते हैं या फिर हम चींटी की बात कर लेते हैं, ये सभी जो होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। तो यहाँ पर जीवों के आधार पर हमने समझ लिया, लेकिन जब बड़े पैमाने पर इसको देखते हैं संरचना के आधार पर, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक हो जाता है और यूकैरियोटिक हो जाता है। और यूकैरियोटिक जो है, ये प्रोकैरियोटिक है, ये बेसिस करता है केंद्रक के ऊपर, मतलब कि इसका जो मेन फोकस है कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, जैसे प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक होगा वो डेवलप नहीं होगा। केंद्रक मतलब क्या है कि जो कोशिका को क्या करे, कंट्रोल करे। जैसे पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए क्या है, ब्रेन है ना, दिमाग है। तो दिमाग क्या करता है कि शरीर की सारी गतिविधियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, चाहे वो बायोकेमिकल हो, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे एनाबॉलिज्म हो, चाहे कैटाबॉलिज्म हो, चाहे जो भी हो, उन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या है, ब्रेन है। उसी तरह सेल में जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे उनके लिए उसको जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या उसको जो कंट्रोलर होगा, ठीक है, वो केंद्रक होगा। तो इनमें जो केंद्रक होगा वो डेवलप नहीं होगा, जबकि इनमें क्या होगा, केंद्रक डेवलप होगा। इनका बेस ये है संरचना पे। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इतनी बातें क्लियर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब जीवों के शारीरिक संरचना के आधार पर उन्हें देखा जाता है, तो उनको देखा जाता है कि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उनका आंतरिक संरचना है, वो क्या है किसी भी जीव का। तो यहाँ पर अब समझ लेते हैं कि जीवाणु हो गया, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक हो गया। अब इनका आधार भी हमने आपको समझा दिया कि संरचना हो गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन है वो सूक्ष्म जैविकी कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जीवाणु के बारे में। जीवाणु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या इनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, ये किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है और किस तरह से ये हमारे लिए हानिकारक है। आइए समझते हैं इसको। आइए समझते हैं। अब यहाँ पर हम जीवाणु समझ लेते हैं, जीवाणु की बात कर रहे हैं, जीवाणु की बात करते हैं। जीवाणु का मतलब क्या होता है, जीवाणु का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु की संरचना में होगा, मतलब जीवाणु का अगर संरचना देखा जाए या फिर इसके जो शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अलग हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा जीव प्लस अणु। जीव का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, मतलब जो क्या हो, जीवित हो, जीवित। अणु का मतलब पार्टिकल से है, मतलब जीवित कण। अब जीव प्लस अणु मतलब जीवित, कणु कण होता है, जिसका मतलब होता है कि इनमें क्या है कि लाइफ है, लाइफ तो है लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो है दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े पैमाना पर क्या होता है कि हमारे लिए बड़े लाभदायक होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो जितने ही लाभदायक हैं उतने ही क्या है ये हानिकारक है, क्योंकि हर चीजों का दो पहलू होगा, या तो उसमें एक सही होगा या तो गलत होगा। जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो अपनाओगे, जो तुम्हें गलत लगेगा उसको क्या करोगे, छोड़ दोगे, ठीक है। अब यहाँ जीवाणु का मतलब समझ गए हो, जीव प्लस अणु, जिसका मतलब होता है जीवित कण होता है। अब जीवाणु को और थोड़ा सा इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। जीवाणु की संरचना की बात करते हैं या जीवाणु के प्रकार की बात करते हैं। तो जीवाणु की जो संरचना होगा तो अलग अलग इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ मैं दे रहा हूँ, जैसे ये है जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अब ये क्या होते हैं, सरल कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, सरल कोशिकीय। ये सरल कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, सरल कोशिकीय होते हैं। ये सरल कोशिकीय होते हैं। ये लाभदायक व हानिकारक होते हैं। ये लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं।
इनकी कोशिका भित्ति इनकी कोशिका भित्ति इनकी कोशिका भित्ति ग्लाइकोलिपिड से बनी होती है। ग्लाइकोलिपिड से बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर जो लेयर पाई जाती है वो किससे बनी होती है? ग्लाइकोलिपिड से बनी होती है। लेकिन कई से जीवाणु होते हैं जिनका ऊपर का जो हिस्सा है वो मतलब ग्लाइकोलिपिड से नहीं बना होता है, ठीक है। तो अभी उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो उनका जो है कि मतलब जो आर्की बैक्टीरिया खासकर है, मतलब जो आर्क बैक्टीरिया, धरती पर सबसे पहले आने वाले जो बैक्टीरिया है, उनके शरीर पर जो है ग्लाइकोलिपिड लेयर्स नहीं होती है। फिर वही बात करते हैं, ये सही एक सरल कोश की होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब होते हैं यह मिट्टी, जल, पानी, नम स्थानों पर लगभग हर जगह पाए जाते हैं। जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहां जीवाणु नहीं होगा, वहां भी जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। ये रहा आपका जीवाणु। वहीं पर अगर हम जीवाणुओं के आकार की बात करें, जीवाणुओं के आकार की बात करते हैं, तो यहाँ समझने को मिलेगा बच्चे। आइए समझते हैं इसको। अब जीवाणुओं के आकार की बात कर लेते हैं। तो जीवाणुओं के आकार की बात कर लेते हैं, तो इनका आकार या संरचना या आकृति की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो जीवाणुओं का आकार होगा, यहाँ मैं लिख दूं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जीवाणु का आकार। अब जीवाणुओं की जो आकार है वो एक तरह से हो नहीं सकता, मतलब कि कई तरह से हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे जीवाणु क्या होते हैं? गोलाकार हो सकते हैं, गोलाकार, जिन्हें हम कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। जबकि एक जो है डंडाकार हो सकते हैं, डंडाकार हो सकते हैं, जिन्हें हम बैसिलस कहते हैं, बैसिलस कहते हैं, ठीक है। वहीं पर जो बैक्टीरिया होता है वो सर्पिलाकार हो सकता है। क्या हो सकता है? सर्पिलाकार हो सकता है, जिसे हम स्पाइरलम कहते हैं, स्पाइरलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरलम कहते हैं। वहीं पर अगर हम आगे बात करते हैं तो जीवाणु का आकार कामाकार भी हो सकता है, कौमाकार हो सकता है, जिसे हम विब्रियो कहते हैं। विब्रियो कहते हैं ना। कालरा का नाम सुना होगा, कालरा हैजा, जिसकी खोज रोनाल्डास ने किया था। उसका जो शेप होगा वो विब्रियो होगा, कामाकार होगा। गोलाकार का मतलब क्या है? ये गोला गोला गोला, ये संरचना हो सकती है। वहीं डंडाकार की बात करते हैं तो इनकी संरचना क्या हो सकती है? ये हो सकती है। इनकी संरचना क्या हो सकती है? ये हो सकती है। इस तरह से इनका संरचना हो सकता है। वही सर्पिलाकार की बात करते हैं तो इनकी संरचना ऐसे ऐसे हो सकती है, या इनकी संरचना आपको ऐसे और ऐसे 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 आपको दिखाई दे सकता है। वहीं कामाकार की बात करते हैं तो कामाकार का जो आप देखेंगे जो उसका शेप होगा बिल्कुल आम के जैसे होगा, या फिर उसका कामाकार जो शेप होगा, इस तरह से जीवाणु की संरचना हो सकती है। तो ये तो रहा जीवाणुओं का आकार था। अब हम पढ़ेंगे जीवाणुओं का प्रकार। जीवाणुओं का प्रकार जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप लोग लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें। नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो तो देख ही सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा कष्ट कर देंगे तो शेयर भी कर देंगे तो थोड़ा सा भला हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसको पूरी तत्परता के साथ करें। नहीं मन लग रहा है तो कोई जिसमें आपका मन लग रहा है उस कार्य को आप पूरी शिद्दत के साथ करें, और उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता मिले या न मिले, लेकिन उसमें एक चीज जरूर है, आपको अनुभव मिलेगा, सीख मिलेगा। कोई भी कार्य करिए, लेकिन जो भी कार्य करिए
वो पॉजिटिविटी के साथ करिए, मतलब पॉजिटिविटी के साथ करिए और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो आप जीवन में जरूर सक्सेस होंगे। ये मेरा ऐसा विश्वास है। आप अपना कर्म करते रहिएगा और उस ईश्वर को अपने ध्यान में रखते हुए कि भैया कोई तो है जो देख रहा है और मेरे फलों का जो परिणाम है वो एक दिन जरूर मिलेगा। और इसलिए कार्य करते रहें, लगातार काम करते रहें। जिस तरह से सूरज डेली निकलता है, प्रकाश देता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह से आप अपने जीवन में वो कार्य करते चले जाएं और एक दिन आपके जीवन में जो अंधेरा है वो उजाले में जरूर तब्दील होगा। और जीवन है, एक तरफ रख दो, समस्या एक तरफ है, और ये दोनों बिल्कुल भाई बहन हैं। जब तक जीवन होगा तब तक समस्याएं होंगी, और समस्याएं जिस दिन समाप्त हो गई उस दिन समझ लो कि जीवन भी समाप्त हो गया। समस्याएं आपके सामने चुनौतियां रखती हैं और वही चुनौतियां आपको क्या करेंगी, मजबूत बनाएंगी, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। मैं आपका दोस्त, और आपको मैं लगातार ऐसे ही मोटिवेट और अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा कि आप कुछ ज़रूर नया सीखेंगे। और बस चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्या है कैसे है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस आप लोग सिर्फ इतना कृपा करें कि बस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें या फिर ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके बारे में हम सोच का यही सिलसिला चलता रहेगा, तो हम धीरे धीरे जो है कि इसमें समझेंगे कि कौन से जीवाणुओं का हमारे जीवन में उसका लाभ क्या है और उसका हानि क्या है, इसके बारे में हम समझते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए अपने लक्ष्य और अपने माता पिता के लिए हमेशा एक मिसाल कायम रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।